हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार। भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामना के साथ मैं वैभवनाथ शर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभवन पर। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग ये जानेंगे कि इस बार बहुत बड़ा संशय ये है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा या 12 अगस्त को मनाया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का ये जो संदेह है, जो एक दुविधा है, वो मैं दूर करूंगा। उसके बाद रक्षाबंधन का क्या मुहूर्त है, 11 को क्यों मनाएं, 12 को क्यों नहीं मनाएं, वो मैं आपको समझाऊंगा। और उसके साथ साथ रक्षाबंधन पर्व पर किए जाने वाले कुछ भाग्योदयकारी, कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली टोटके भी मैं आज आपको बताऊंगा। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। ऐसे में बहुत से लोग इस बार जो है दुविधा में है कि यह पर्व जो है वो 11 को मनाया जाए या 12 अगस्त 2022 में मनाया जाए। सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से आरंभ होकर के 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 11 को पूरा दिन है, इसलिए राखी का त्योहार भी 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व जो है श्रावण मास में उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही, जिस दिन पूरे दिन दोपहर में खासतौर पर पड़ रही हो। इन नियमों का जो मैं नियम आपको बताने जा रहा हूं, ये शास्त्र के वर्णित नियम है। इन नियमों का खास ध्यान, खास पालन इस त्योहार को मनाने में किया जाता है। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगर अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में पड़ जाए तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन अपराह्न काल में आप कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है। लेकिन इस बार यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में न हो तो रक्षाबंधन को पहले दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में आप मना सकते हैं। तो 12 को 3 पहर तक पूर्णिमा नहीं मिल पा रही है, अतः 11 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व हम लोगों को मनाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को गुरुवार के दिन पूर्वाह्न 10:38 से आरंभ होकर के अगले दिन 12 अगस्त को शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। अतः रक्षाबंधन का पर्व जो है 11 अगस्त को ही मनाया जाना शास्त्र के अनुसार भी उत्तम होगा, श्रेयस्कर होगा। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा के साय में मनाया जाएगा। हालांकि रक्षाबंधन के दिन के समय में भद्रा काल नहीं पड़ रही है, दोपहर के बाद पड़ेगी। भद्रा काल 11 अगस्त की शाम 5:17 से आरंभ होकर के 6:18 तक होगा। इसके बाद भद्रा का जो मुख होगा वह शाम 6:18 से शुरू होकर के रात 8 बजे तक रहेगा। तो यूं आप समझ लीजिए कि 5:17 से रात 8 बजे तक, शाम के 5:17 से रात 8 बजे तक भद्रा होगा। तो उसके पहले पहले आप रक्षाबंधन का काम कर सकते हैं। अतः रक्षाबंधन 11 अगस्त को शाम 5:17 के पहले पहले पूरा कर लेना चाहिए, जो भी राखी बांधने का काम है, क्योंकि उसके बाद भद्रा आरंभ हो जाएगी और इस दौरान बहनों को भाई की कलाई में राखी नहीं बांधनी चाहिए। हालांकि अगर बहुत जरूरी हो तो प्रदोष काल में शुभ, लाभ और अमृत में से कोई भी चौघड़िया देख करके राखी आप बांध सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, स्पष्ट हो गया कि 11 को ही मनाना है और 11 तारीख को भी शाम 5:17 के पहले पहले मनाना है। अब अगर सुबह और दोपहर का कोई विशेष मुहूर्त देखना हो तो किस समय में विशेष मुहूर्त में राखी बांधी जाए। हर भाई ये चाहता है कि मुझे राखी जो है वो विशेष मुहूर्त में बंधे। हर बहन ये चाहती है कि मेरे भाई का कल्याण हो और मैं उसे अपने जो भी सबसे शुद्ध, सबसे विशेष मुहूर्त हो उसमें राखी अपने भाई को बांधूं, जिससे उसको जीवन में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। तो रक्षाबंधन पर भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए बहुत शुभ मुहूर्त का इंतजार लोग करते हैं। यह शुभ मुहूर्त इस बार 11 अगस्त को सुबह 11:37 से आरंभ होगा, जो 12:29 तक दोपहर तक रहेगा। ये पहला जो है अभिजित मुहूर्त है, पहला बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर में 2:14 से
3:07 तक का एक जो है अमृतकाल का मुहूर्त है। इस दौरान भाई की कलाई में आप अगर रक्षाबंधन करते हैं बहनें, तो ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो ये तो बात रही कि 11 को रक्षाबंधन 2022 में करेंगे कि 12 को करेंगे, वो संदेह मिट गया। भद्रा काल कब है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। क्या विशेष मुहूर्त पूरे दिन में होना चाहिए वो भी समझ लिया। एक बात और बता दूं कि जो अगर बहनें पूरे दिन में 11 अगस्त को अगर विशेष मुहूर्त में रक्षाबंधन नहीं भी कर पाती हैं, तो वो 10 साढ़े 10 बजे के बाद से लेके शाम 5:17 के पहले पहले कभी भी इस बीच में रक्षाबंधन कर सकती हैं। ये समय में अगर विशेष मुहूर्त आप न भी कर पाए, उसके अलावा कभी भी पूरे दिन में आप कर लीजिए। 5:17 के पहले पहले आपको करना, उसके बाद जो है वो भद्रा लग जाएगी, उसके बाद आपको रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि रक्षाबंधन पर, क्योंकि वो सावन की पूर्णिमा की तिथि होती है, बहुत विशेष तिथि होती है, तो उस तिथि में ऐसे कौन से उपाय किए जाएं जिससे हमारे आपके जीवन में आ रही समस्याएं, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाएं, धन की प्राप्ति हो। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे किए जाने वाले कुछ चमत्कारी और दिव्य टोटके। रक्षाबंधन को उपायों और टोटकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। यदि आप भी अपने जीवन की समस्याओं को कम करना चाहते हैं और सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन कुछ बहुत ही सरल, बहुत ही प्रभावशाली टोटके आपको भी अपनाने चाहिए। यदि आपके जीवन में धन की कमी रहती है, तो आप किसी ऐसे वट वृक्ष के पास जाएं जहां उसकी छां में छोटे छोटे पौधे निकल रहे हों वट वृक्ष के। उसके बाद आप वहां से एक पौधा लेकर के अपने घर में ला करके किसी गमले में लगा लीजिए और उसकी रोज सेवा करें। जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन की समस्याएं, खासतौर पर आर्थिक समस्याएं, धन की कमी और तनाव की जो स्थिति है वह समाप्त होती चली जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, वट वृक्ष के नीचे जाना है, वट वृक्ष की छांव में पनप रहे छोटे पौधे, वट वृक्ष के ही छोटे पौधे वो निकाल करके लेके आना है और अपने यहां गमले में लगा के उनकी सेवा करनी है। बस इतना सा काम करना है। दूसरा उपाय ये कि अगर आपने किसी को रुपए पैसे उधार दे रखे हैं और वो आपका पैसा वापस नहीं दे रहा है, तो एक मिट्टी के बर्तन में कपूर को आप जलाइए और उसके ऊपर एक बर्तन रख करके उसका सारा जो धुआं है, जो उसकी राख है, वो आप उसका काजल जो है वो उस दूसरे बर्तन में उतार लीजिए। इसके बाद किसी कागज पर उस काजल से उधार लिए हुए व्यक्ति का नाम लिख करके किसी भारी पत्थर से आप दबा करके रख सकते हैं। इसको अगर आप अपने घर में किसी ऐसी जगह रखें जहां कोई आता जाता ना हो, जिस कोने में या जिस कमरे में, यानी कहने का तात्पर्य कि जो आपने नाम लिख करके दबाया है सिल से या भारी पत्थर से, उसको कोई छेड़े नहीं, उसको ऐसी जगह रखना चाहिए। ये उपाय करने के बाद 45 दिन से 3 महीने के अंदर आपके पैसे प्राप्त होने का योग दोबारा बनने लग जाता है। तीसरा उपाय यह कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, तो रक्षाबंधन के दिन एक सिक्का लेकर के उसे रोगी के ऊपर से उतार करके आप उसके तकिए के नीचे रख दें और अगले दिन उसको किसी जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा काम करने से रोग उतरने का योग बनने लग जाता है, व्यक्ति जो है जल्दी ही स्वस्थ होने लग जाता है। चौथा उपाय ये कि यदि आपके घर को आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर पे किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया या नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई है, तो रक्षाबंधन के दिन कपूर को जला करके पूरे घर में आप उसे घुमाइए। ऐसा करने से आपके घर की हर तरह की नकारात्मकता जो है वह समाप्त होगी और शुभ ऊर्जा जो है वो बढ़ने लग जाएगी। पांचवा उपाय यह कि यदि आपको मानसिक अशांति रहती है, कुंडली में यदि चंद्रमा का दोष है, तो रक्षाबंधन के दिन यानी सावन की पूर्णिमा के दिन खीर बना करके रात के समय चंद्र देवता को आपको अर्पित करना चाहिए और साथ ही ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आप शीघ्र ही मानसिक शांति को प्राप्त करने लग जाएंगे और इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा का जो दोष होता है, दूषित चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, वो ठीक होने लगता है। तो आप जल्दी ही जो है मानसिक शांति को प्राप्त करने लग जाते हैं। हमेशा घर में फिर सुख शांति बनी रहती है। छठा उपाय यह कि अगर आपका विवाह होने में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, तो आप रक्षाबंधन के दिन एक पुराना ताला ले लीजिए और उस ताले की चाबी अपने पास रख करके रक्षाबंधन की ही रात में यानी सावन की पूर्णिमा की रात में अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी चौराहे पर रख करके चले आइए। सिर्फ ताला लॉक करके रखना है, चाबी अपने पास रखनी है। ऐसा करने से आपके विवाह की जो भी विघ्न बाधाएं हैं, जो भी अड़चने हैं, वो दूर हो जाती हैं और शीघ्र विवाह के योग जो है वो बनने लग जाते हैं। सातवां उपाय यह कि यदि आपके जीवन में बहुत अधिक दुर्भाग्य की स्थिति है,
तो आप रक्षाबंधन के दिन अक्षत लेकर के किसी शिव मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग पर अक्षत को एक मुट्ठी चावल को, बिना टूटे हुए चावल को चढ़ा करके अपने मन की जो भी कामना है, जो भी भावना है, जो भी बात है, जो भी दुख है, कष्ट है, वो महादेव के सामने आप निवेदित करें और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इस उपाय को करते ही आपको चमत्कारी रूप से लाभ दिखने लग जाएगा। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी आ गई है अचानक से, तो रक्षाबंधन के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग की मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की हर प्रकार की समस्याएं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। ये बहुत ही चमत्कारी टोटका है। 9वां उपाय यह कि यदि आपके जीवन में बहुत अधिक आर्थिक समस्या चल रही हो, धन का बहुत अभाव हो, तो रक्षाबंधन के दिन अपने घर के पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल आपको स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 10वां उपाय यह कि यदि आप रक्षाबंधन के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाते हैं तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस दिन मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य बनाया जाना चाहिए। 11वां उपाय यह कि यदि कोई कार्य बहुत लंबे समय से रुक गया है और बार बार उस काम में रुकावटें पैदा हो रही हैं, तो इसके लिए आप सावन की पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर के सामने लौंग और सुपारी रख करके गणेश जी की पूजा करें। जब भी किसी विशेष कार्य के लिए आप बाहर जाएं तो ये लौंग और सुपारी अपने साथ रख करके लेकर के जाएंगे। तो ऐसा करने से आपके कार्य में जो बार बार विघ्न बाधाएं आती हैं वो नहीं होंगी और आपको काम में सफलता मिलेगी। 12वां उपाय यह कि रक्षाबंधन के दिन एक लाल रंग की मिट्टी के घड़े में एक नारियल रख दीजिए। नारियल समेत घड़े को किसी लाल कपड़े से ढक करके अच्छी तरीके से बांध लें और बहते हुए जल में उसे आप प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से धन का आगमन होता है और आर्थिक समस्याओं से जातक को मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय यह कि रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि है। पूजा में पंचमेवा मिला करके, अक्सर लोग पूछते हैं ये पंचमेवा क्या होता है, तो पंचमेवा जो है वो 5 प्रकार का मेवा होता है। वो कुछ भी, किसी भी तरीके का मेवा यानी ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, सूखा नारियल, छुहारा, कुछ भी आप ऐसा 5 तरीके का आइटम ले सकते हैं। तो पंचमेवा मिलाकर के आप खीर बनाएं और उसे माता लक्ष्मी को इसका आपको भोग लगाना चाहिए। फिर बच्चों के बीच में ये प्रसाद वितरित कर दीजिए। थोड़ा सा परिवार के लोगों के बीच में भी आपको प्रसाद ये सबको देना चाहिए। ऐसा करने से नौकरी में, व्यापार में जो भी विघ्न बाधा की स्थिति रहती है वो मिटती है और उन्नति के रास्ते जो है वह प्रशस्त होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती है वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय जय श्री महाकाल। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।